सामाजिक न्याय की पाठशाला के मेरे दोस्तों, सामाजिक न्याय के विचारकों को जाने श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसके तहत भगत सिंह को जाने इस श्रृंखला का आज दूसरा एपिसोड लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। भगत सिंह को जाने श्रृंखला का पहला एपिसोड आपने देखा होगा, जो भगत सिंह के एक बेहद प्रसिद्ध लेख विद्यार्थी और राजनीति पर आधारित था। अगर नहीं देखा है तो पहले ये वीडियो देख लीजिए ताकि उस तारतम्य से आप जुड़ सकें, भगत सिंह को जान सकें। और भगत सिंह को जाने श्रृंखला के इस दूसरे एपिसोड में मैं भगत सिंह के एक और बेहद जरूरी लेख को लेकर आपके बीच में हाजिर हूं, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों का खूब प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। इसके असर से 1924 में कोहाट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना में सांप्रदायिक दंगों पर लंबी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की ज़रूरत तो सबने महसूस की, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू मुस्लिम नेताओं में सुलहनामा लिखाकर दंगों को रोकने की कोशिश की। इस समस्या के निश्चित हल के लिए क्रांतिकारी आंदोलन ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और उसी श्रृंखला में भगत सिंह ने यह लेख लिखा 1928 में, जो कीर्ति में प्रकाशित हुआ था, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जाने दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म के कट्टर शत्रु का होना है। यदि इस बात का अभी यकीन न हो तो लाहौर के ताज़ा दंगे ही देख लें। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों हिंदुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफ़ी था, और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो भारत का ईश्वर ही मालिक है। ऐसी स्थिति में भारत का भविष्य बहुत अंधकार में नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़र में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब धर्म के यह नामलेवा अपने नामलेवा धर्म के रोब को कायम रखने के लिए डंडे लाठियां तलवारें छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी बच्चे कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेज सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने पर आ जाता है। जहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय भारत के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सरों पर उठाया हुआ था और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपना सर छुपाए चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है। लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलन में जा मिले हैं, वैसे तो जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे बहुत ही कम हैं और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते हैं, वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। अब ध्यान से समझिएगा कि भगत सिंह 1928 में जो बात सांप्रदायिकता पर कह रहे हैं, वो ऐसा लगता ही नहीं कि 2020-22 में नहीं कही जा रही हो। ऐसा लग रहा है कि आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और इससे कई गुना ज्यादा भयावह और चिंताजनक स्थिति में है। भगत सिंह आगे लिखते हैं,
पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यानी तब भी यही हालत थी। आज के होते भगत सिंह तो क्या लिखते आज की मीडिया पर, आज की पत्रकारिता पर। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटबॉल कराते हैं। आज टीवी डिबेट के नाम पर इसी सब पर डिबेट होती है और जनता के मुद्दे गायब हैं। भगत सिंह आगे लिखते हैं, एक दो जगह ही नहीं, कितनी जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिख दिए हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो बहुत कम है। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझा राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साजिश राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। अखबार और मीडिया के लिए भगत सिंह ये बात लिख रहे हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। जो लोग असहयोग के दिनों में जोश व उभार को देखते हैं, उन्हें यह स्थिति देख रोना आता है। कहां थे वे दिन कि स्वतंत्रता की झलक सामने दिखाई देती थी और कहां यह आज का दिन कि स्वराज एक सपना मात्र बन गया है। बस यही तीसरा लाभ है जो इन दंगाइयों को, अत्याचारियों को मिला है। वही नौकरशाही जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था कि आज गई कल गई, आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि इसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। असहयोग के दिनों में नेताओं व पत्रकारों ने ढेरों कुर्बानियां दी, उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास सा होने लगा था, जिससे आजकल के बहुत से सांप्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गए थे। विश्व में जो भी काम होता है उसकी तह में पेट का सवाल जरूर होता है। कार्ल मार्क्स ने 3 बड़े सिद्धांतों में से एक ये मुख्य सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत के कारण ही तबलीग, तनकीम, शुद्धि आदि संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा है जो अवर्णनीय है। बस सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार ही हो सकता है, क्योंकि भारत में आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या न करता। आज भी ऐसा लग रहा है कि गरीबी का सवाल, भुखमरी का सवाल, बेकारी का सवाल, मजलूम, श्रमिक, कमेरा लोगों का सवाल हाशिए पर ढकेला जाए, इसलिए लगातार सांप्रदायिकता की आग भड़काते रहो। गोपाल दास नीरज ने एक कविता लिखी है, तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है, बाघ की बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को राष्ट्रभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। भगत सिंह आगे लिखते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सरकार विदेशी है और यही लोगों की स्थिति को सुधरने नहीं देती। इसलिए लोगों को हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाना चाहिए और जब तक सरकार बदल न जाए चैन की सांस लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आज भगत सिंह होते तो इस लेख में यह लिखते कि सरकार विदेशी नहीं है, सरकार इसी देश के चुने हुए लोगों की है, मगर वो सरकार अपने लोगों को, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर बना करके अमीर और गरीब के बीच के खाई को लगातार इतना फैलाती जा रही है कि उसके बीच में कोई रास्ता ही नहीं बचता। धर्म जाति के नाम पर लड़वाते रहो। भगत सिंह आगे अपने लेख में लिखते हैं, लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़कर कुछ नहीं करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रंग, धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का यत्न करो। इन यत्नों में तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम है कि जार के शासन के समय वहां भी ऐसी स्थितियां थीं। वहां भी कितने ही समुदाय थे जो परस्पर जूतम पैजार करते रहते थे, लेकिन जिस दिन से वहां श्रमिक शासन हुआ है,
वहां नक्शा ही बदल गया। अब वहां दंगे कभी नहीं हुए। अब वहां सभी को इंसान समझा जाता है, धर्म जन नहीं। जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी, इसलिए सब दंगे फसाद होते थे। लेकिन अब रूसियों की आर्थिक दशा सुधर गई है और उनमें वर्ग चेतना आ गई है, इसलिए अब वहां से कभी किसी दंगे की खबर नहीं आती। इस बात को नए बदले हुए संदर्भों में आप बदल कर व्याख्या कर सकते हैं कि वहां भी किस तरह से वो जो श्रमिकों का शासन था उसकी गति कहां पहुंची। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगे में बहुत खुशी की बात सुनने में आई। वह यह कि वहां दंगों में ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया और न ही वे परस्पर गुत्थम में गुत्था हुए, वरना सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने में भी यत्न करते रहे। यह इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी और वे अपने वर्ग हितों को अच्छी तरह पहचानते थे। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगे को रोक सकता है। मेरा मानना है कि भगत सिंह इस बात को आज के भारत में अगर कहते तो वो कहते कि वर्ग चेतना और वर्ण चेतना दोनों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जाति के नाम पर भी आर्थिक नुकसान ही सबसे ज्यादा हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक के साथ आर्थिक वंचना। तो ये जो वंचित शोषित श्रमिक श्रमजीवी लोग हैं, अगर 90% लोग एकजुट हो जाएं तो किसी भी किस्म की सांप्रदायिकता में शामिल न होने का दावा कर दें, ये सांप्रदायिकता की आग तो यूं ही खत्म हो जाएगी। भगत सिंह इस लेख के आखिर में लिखते हैं, यह खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक अब वैसे धर्मों से जो परस्पर लड़ाना व घृणा करना सिखाते हैं तंग आकर हाथ धो रहे हैं और उनमें इतना खुलापन आ गया है कि वह भारत के लोगों को धर्म की नज़र से हिंदू मुसलमान या सिख के रूप में नहीं, पर सभी को पहले इंसान समझते हैं, फिर भारतवासी। भारत के युवकों में इन विचारों के पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहरा है और भारतवासियों को इन दंगों आदि को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तैयार बर तैयार हो यत्न करना चाहिए कि ऐसा वातावरण ही न बने कि दंगे हो सके। 1914-15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। बहुत ध्यान से भगत सिंह की इस बात को समझिए और आज की परिस्थिति से जोड़िएगा। 1914-15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरे का कोई दखल नहीं, न ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए। ध्यान से समझिए, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरे को कोई दखल नहीं, न ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए, क्योंकि यह सरबत को मिलाकर एक जगह काम नहीं करने देता। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एक जान रहे, जिसमें सिख बढ़ चढ़कर फांसियों पर चढ़े और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का यह भी एक सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं, धर्मों में हम चाहे अलग अलग रहें। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है इससे हमारे बचा लेंगे। ये बात 1928 में भगत सिंह लिख रहे हैं कि सांप्रदायिकता की काट है कमजोर वंचित शोषित की एका, जो एका ये कहे कि ये धर्म का सांप्रदायिक दंगों का हमारा काम नहीं है, न हम अपने बच्चे बच्चियों को इसमें भेजेंगे, न हम इसमें शामिल होंगे, न इसकी राजनीति को होने देंगे। और राजनीति पर यह दबाव डालिए कि धर्म नेता का काम नहीं है, आप अपने घर में अपना धर्म का पालन करो। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने से बचें, हो सके तो अपने धर्म में सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि धर्म में सुधार आप अपना तो करते नहीं, दूसरे पर उंगली उठाते हो और यह काम दंगा होता है। और आज भारत में भगत सिंह होते तो इस बात को और बेबाकी से लिखते कि ऐसा लगता है कि राजनेताओं का मुख्य काम हो गया है कि मेरा धर्म खतरे में है, चलो मेरे धर्म वालों एकजुट होकर के इसे बचाना है। भगत सिंह का यह लेख आज आपसे साझा करने का मकसद मेरा यह है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचें। जब भगत सिंह कह रहे हैं 100 साल पहले कि इस सांप्रदायिक दंगे में जो भारत बनना है वो नहीं बन पाएगा, उसका विनाश होगा। कल्पना करके देखें कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का अमृत महोत्सव मनाने वाली सरकारें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान पाकिस्तान नमाज हिजाब हमरान चालीसा, इसके आड़ में शिक्षा रोजगार किसान मजदूर महंगाई खेती किसानी दवाई कमाई सिंचाई पढ़ाई के मुद्दों को कैसे हाशिए पर ढकेल चुके हैं। नया भारत बनाने के लिए
सबका भारत बनाने के लिए, सामाजिक न्याय का भारत बनाने के लिए, संविधान का भारत बनाने के लिए जरूरत इस बात की है कि अपने वैचारिक पुरखों से ताकत लें, अपने बच्चों को दंगाई होने से बचाएं, भारत के संविधान को घर घर पढ़ाएं, सामाजिक न्याय को ले चलें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए चिंतित हों। सांप्रदायिकता की आग से उन्हें दूर रखें, न दंगा करें न दंगा होने दें। मुझे लगता है कि भगत सिंह के सपनों का भारत तभी बनेगा। आप देख रहे थे भगत सिंह को जाने श्रृंखला का यह दूसरा एपिसोड। सामाजिक न्याय की पाठशाला की एक खास पेशकश आपको कैसी लग रही है और आगे कौन सा लेख आप सुनना चाहते हैं, किस विचारक की कौन सी किताब पर आप बातचीत करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपनी टिप्पणी जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए और अगर ये बातचीत अच्छी लग रही है, जरूरी लग रही है, तो इसे घर घर पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भगत सिंह को जाने सामाजिक न्याय की पाठशाला की और श्रृंखलाओं के साथ फिर किसी नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।